हाल ही में चर्चा में आया एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या, क्यों होता है इलेक्शन, है क्या इलेक्शन, किस लिए होता है इलेक्शन, और बहुत सारी चीजें आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। Here in India, the rumor mills are buzzing. There is talk of one nation, one election. What does that mean? It means all elections will be held simultaneously. One nation, one election survey. Is India ready for one nation, one election? सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। वन नेशन वन इलेक्शन बिल हमारी गवर्नमेंट द्वारा 17 दिसंबर 2024 को पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में पास किया गया है। दोस्तों, हम जिस भी एरिया, सिटी या स्टेट में रहते हैं वहां हर 1-2 साल में कोई ना कोई इलेक्शन होने लगते हैं, जैसे कि एमएलए इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन और जितने भी तरह के इलेक्शन हैं उन सबको एक ही बार में, एक ही दिन या फिर एक ही साल में किसी एक टाइम पीरियड, फॉर एग्जांपल एक हफ्ता या फिर एक ही महीने में कंडक्ट कराना वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहां पर हमें अधिकार रहता है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुन सकें। दोस्तों, मान लीजिए कि हमारे आसपास के एरिया में जहां हम रहते हैं वहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, या फिर हमारे एरिया में स्कूल नहीं है, या फिर हमारे इस एरिया में ढंग से साफ सफाई नहीं की जाती और बहुत सी छोटी छोटी परेशानियां। इन सब चीज़ों को लेकर हम किससे बात करें, किससे हम शिकायत करें? तो यहाँ पर नाम आता है हमारी गवर्नमेंट का। अब गवर्नमेंट में भी हम डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर से जाकर बात नहीं कर सकते, तो हम हमारे ही बीच में से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं जो हमारे परेशानियों को, हमारे इश्यूज को, हमारी आवाज को हमारे देश की गवर्नमेंट और सुपीरियर पावर्स तक पहुंचाता है और हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेकर आता है। अब सब कुछ एक फ्लो के साथ बारीकी से समझते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा तब और ज्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमारी कंट्री पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि देश के कोने कोने से पब्लिक द्वारा उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है और पार्लियामेंट में भेजा जाता है। वह रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में, जो कि दिल्ली में है, साथ में मिलते हैं और अपनी अपनी जगह के इश्यूज को डिस्कस करते हैं। यह जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये फेडरलिज्म नाम के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसका मतलब होता है कि जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड रहती है। इसे नोट कर लीजिएगा, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया दिल्ली में बेस्ड है। इसके मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपीस कहते हैं। इसमें 2 तरह के हाउसेस होते हैं, अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस लोकसभा। अपर हाउस और लोअर हाउस उनके नाम के बेसिस पर कुछ डिसाइड मत करिएगा। दोस्तों, लोकसभा के मेंबर्स को पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सभी के द्वारा डायरेक्टली वोट कर चुना जाता है। एक एमपी जिस भी लोकसभा सीट से चुना गया है वह उस जगह के इश्यूज को पार्लियामेंट में उठाता है। लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ एमपीज की सीट 543 होती है। पहले ये 545 हुआ करती थी, जिसमें 2 एडिशनल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से आते थे और प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते थे। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद वह 2 एडिशनल एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स की सीट को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया गया। जॉर्ज बेकर और रिचर्ड हे इंडिया के लास्ट एंग्लो इंडियन एमपी थे। दोस्तों, अब ये जो 543 एमपीज की सीट है ये डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। जिस स्टेट के पास ज्यादा पॉपुलेशन होती है उस स्टेट के पास ज्यादा नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स होती हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी 50% ऑफ 543 एमपी सीट, जो कि 272 होता है, जीत जाती है, वह आपस में से किसी एक को चुनकर देश का प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करती है। लोकसभा को कंडक्ट लोकसभा के स्पीकर द्वारा किया जाता है, जो कि वह सब आपस में मिलकर किसी एक को चुनते हैं। लोकसभा का टेनर 5 साल का होता है। हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लेकिन लोकसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है। बीच में अगर किसी भी रीजन की वजह से प्रेसिडेंट को अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है तो वह पीएम से सलाह कर लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। दोस्तों, अब बात आती है राज्यसभा की, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं। राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स 250 हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल 245 हैं, जिसमें से 233 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करती हैं और 12 सीट्स के लिए एमपीज डायरेक्टली प्रेसिडेंट द्वारा चुने जाते हैं, जो कि सोसाइटी की डिफरेंट फील्ड जैसे कि साइंस, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, लिटरेचर, सोशल सर्विसेज जैसी फील्ड से जुड़े रहते हैं।
इस तरह राज्यसभा में डिफरेंट फील्ड से जुड़े हुए प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस लोगों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जो कि लॉ मेकिंग प्रोसेस को और ज्यादा एफिशिएंट बनाता है। गौर करिएगा कि राज्यसभा के एमपीज को इनडायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया द्वारा चुना जाता है। यहाँ इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि जैसे हम लोकसभा में डायरेक्टली वोट कर एमपीज को चुनते हैं, उस जगह यहाँ हम एमएलएस को डायरेक्ट वोट कर चुनते हैं, जो फर्दर एक स्पेशल वोटिंग प्रोसेस से राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। अब ये एमएलए क्या है, इस बात पर हम आएंगे, बस अभी जितना मैंने बोला है उतना आप समझ लीजिए। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, स्पेशल वोटिंग प्रोसेस, जिसका मतलब होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव या मैं कहूं एमएलए सिंगल कैंडिडेट को वोट करने की जगह प्रेफरेंसेस ऑफ कैंडिडेट्स के नाम देते हैं, जिनके देन वोट काउंटिंग के दौरान सबसे कम वोट होते हैं उन कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनके वोट्स को बाकी के कैंडिडेट्स में प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और इस तरह से फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है। दोस्तों, राज्यसभा को कंडक्ट उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है, जो कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी कहलाते हैं। राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है जिसकी टोटल ड्यूरेशन 6 इयर्स होती है, जिसमें 1/3 ऑफ मेंबर्स हर 2 साल में रिटायर करते हैं और उनकी सीट्स पर अगेन इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। दोस्तों, पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि यह एक इलेक्शन पर बेस्ड वीडियो है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है एज कंपेयर टू राज्यसभा। पर्टिकुलर स्टेट वाइज डिसीजन में राज्यसभा के पास ज्यादा पावर होती है। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना हो तो दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर होती है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैं और राज्यसभा का क्रिएशन भी डिफरेंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए ही किया गया है, जो कि फेडरलिज्म को सेफगार्ड करता है। दोस्तों, अब हम जान चुके हैं कि भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, दोनों में ही इलेक्शन किस तरह कंडक्ट किए जाते हैं, इस पर हमने अभी बात करी। अब मैंने कहा था कि राज्यसभा के इलेक्शन में स्टेट लेजिस्लेटिव या फिर मैं कहूं एमएलए एक मेन रोल प्ले करता है। उस एमएलए को वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सभी द्वारा डायरेक्ट वोट कर इलेक्ट किया जाता है। आइए इसके बारे में और जानते हैं। दोस्तों, फेडरलिज्म के अकॉर्डिंग पावर सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच डिवाइडेड रहती है। सेंट्रल गवर्नमेंट फंक्शन करती है लोकसभा और राज्यसभा के डिसीजंस के ऊपर, जो कि पूरे देश में एक ही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हर एक स्टेट के पास अपनी एक सेपरेट विधानसभा होती है, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग स्टेट फंक्शन करता है। दोस्तों, अब गौर करिएगा, विधानसभा के मेंबर्स को एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था, एमएलए वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम सभी के वोट के बेसिस पर नॉर्मल इलेक्शन प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन या विधानसभा चुनाव के दौरान सिलेक्ट किए जाते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन, विधानसभा चुनाव अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पीरियड में होते हैं, जब भी उस पर्टिकुलर स्टेट का 5 साल का टर्म खत्म होता है। हर एक एमएलए 5 साल के टर्म के लिए सिलेक्ट किया जाता है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वह इलेक्ट हुआ है, उस जगह के इश्यूज को वो विधानसभा में उठाता है। विधानसभा एक परमानेंट बॉडी नहीं है, उसे पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर द्वारा कंडक्ट किया जाता है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स विधानसभा में उस पर्टिकुलर स्टेट की नंबर ऑफ तहसील और कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर डिपेंड करती है। जो भी पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी ऑफ सीट्स गेन करती है विधानसभा में, वह आपस में से किसी एक को चुनकर सीएम बनाती है। किसी भी स्टेट की विधानसभा का जो लीडर होता है वह उस पर्टिकुलर स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जैसे हमारे देश के हर एक स्टेट के पास अपनी एक विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वैसे ही हमारे भारत में कुछ ऐसे स्टेट्स भी हैं जिनके पास विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है, जिसे हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। अब गौर से सुनिएगा कि ये विधान परिषद क्या होता है। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं। बाइकैमरल लेजिस्लेचर एक ऐसा लेजिस्लेचर होता है जिसमें 2 सेपरेट असेंबली होती हैं, जिसे हम अपर हाउस और लोअर हाउस भी कहते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे सेंट्रल लेवल पर लोकसभा और राज्यसभा हैं। वैसे ही हमारे देश में 6 राज्य ऐसे हैं जो सेम टाइप ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर फॉलो करते हैं और जिनमें विधान परिषद अपर हाउस और विधानसभा लोअर हाउस की तरह काम करती हैं। हमने देख लिया कि विधानसभा में एमएलए से सिलेक्शन में हम डायरेक्ट वोट कर उन्हें सिलेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र,
कर्नाटका, बिहार और उत्तर प्रदेश 6 ऐसे राज्य भी हैं जिनमें विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद के भी चुनाव होते हैं। विधान परिषद या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल या एमएलसी कहते हैं। विधान परिषद में टोटल नंबर ऑफ एमएलसी की सीट उस पर्टिकुलर स्टेट के विधानसभा के एमएलए की सीट के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती हैं। विधान परिषद में एमएलसी के सिलेक्शन की एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें 1/3 ऑफ एमएलसी उस स्टेट के लोकल गवर्नमेंट जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या पंचायत समिति द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 एमएलसी उस स्टेट के एमएलए द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 मेंबर वो होते हैं जिन्हें लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस, सोशल सर्विसेज, अदर क्रिएटिव एक्टिविटी में एक्सपीरियंस होता है। यह उस स्टेट के गवर्नर द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 मेंबर्स को शिक्षकों द्वारा चुना जाता है और बचे हुए 1/12 मेंबर को ग्रेजुएट पर्सन द्वारा चुना जाता है। विधान परिषद का टर्म भी 6 साल का होता है और जिसमें हर दूसरे साल में 1/3 ऑफ विधानसभा के एमएलसी रिटायर कर जाते हैं। दोस्तों, इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सब हमने पढ़ा। अब बात आती है हमारा 3rd लेवल ऑफ गवर्नमेंट की, जी हाँ, जिसे हम लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। दोस्तों, लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं जो कि रूरल और अर्बन सिटीज में, यहाँ रूरल यानी विलेज और टाउन, अर्बन यानी शहरी इलाके होते हैं। अर्बन सिटीज की बात की जाए तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत लेवल पर इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। वहीं गांव, विलेज और टाउन की बात करें तो उन सब में ग्राम पंचायत के लिए चुनाव किए जाते हैं और इन सब का मुख्य उद्देश्य होता है इन सब की सिटीज, एरिया, गांव, टाउन, विलेज के छोटे छोटे इश्यूज को सॉल्व करना और जनता को खुश रखना। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज और हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं जो कि पहले से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंडियन सिटीजन द्वारा सिलेक्ट किए गए होते हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सिलेक्शन की बात की जाए तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है जिसमें पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, राज्यसभा और लोकसभा के एमपीज एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जिसकी बात हमने पहले करी थी, का इस्तेमाल कर उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। तो अब थोड़ा सा अगर रिकैप कर लें तो हमने बहुत सारे तरह के इलेक्शंस के बारे में बात करी है। हमने शुरुआत करी थी इंडियन पार्लियामेंट से, जिसमें हमने लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस के बारे में जाना। एमपीज और एमएलए क्या होते हैं, उन्हें इलेक्ट कैसे किया जा सकता है, यह जाना कि सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती हैं, विधानसभा और विधान परिषद क्या होते हैं, उनके लिए इलेक्शन कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमने बात करी हमारे 3rd लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। देन हमने बात करी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कैसे चुना जाता है। दोस्तों, यह पूरी रोलर कोस्टर राइड करने के बाद, हर तरह के इलेक्शन को समझने के बाद, अगर कोई इलेक्शन रह गया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इन सभी इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद अब जो हमारा मेन टॉपिक था, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसकी बात करते हैं। दोस्तों, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो मेन फोकस है वो ये है कि सभी के सभी 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के इलेक्शन को एक साथ करवाना है। साथ ही इन इलेक्शंस के बाद के अगले 100 दिनों में पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को करवा डालना है। आपको मैं बता दूं कि यह कोई नई बात नहीं है। आजादी के बाद 1951 से लेकर 1967 तक लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव के यह इलेक्शन एक साथ ही किए जाते थे, लेकिन उसके बाद 1968 और 1969 में कुछ स्टेट्स में सरकार डिस्टर्ब करने लगी और 5 साल का टेनर पूरा होने से पहले ही इश्यूज क्रिएट हुए और सरकार डिसॉल्व हो गई। 1 नेशन 1 इलेक्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसकी कुछ अच्छी बातें जो सिर्फ सरकार को अच्छी लगती हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट का मानना है कि एक साथ इन इलेक्शन को कंडक्ट कर हम गवर्नमेंट फंड्स जो कि अलग अलग इलेक्शंस कंडक्ट करने में वेस्ट होते हैं उन्हें बचा सकते हैं और फिर उसी पैसे को पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग। सरकार का यह भी मानना है कि जब अलग अलग इलेक्शन होते हैं तो बार बार मोरल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लगने के कारण सरकार का काम रुक जाता है और फ्लो टूट जाता है और फिर नई नई पॉलिसीज पब्लिक वेलफेयर के लिए इंट्रोड्यूस नहीं हो पाती हैं।
साथ ही बहुत सारा समय मिनिस्टर्स का रैली, जगह जगह इलेक्शन कैंपेनिंग करने में और अपने इलेक्शन प्रोपेगेंडा को फुलफिल करने के लिए चला जाता है। वहीं अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो मिनिस्टर्स अपना बाकी का समय जनता की भलाई के लिए सोच पाएंगे। दोस्तों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा एक कमेटी को हेड करा गया था जिसने वन नेशन वन इलेक्शन पर एक रिपोर्ट तैयार करी और 14 मार्च 2024 को सबमिट करा। इस रिपोर्ट में 20,000 से ज्यादा पब्लिक रिस्पांस को कलेक्ट किया गया था, जिसमें 80% से ज्यादा लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के फेवर में वोट किया। आइए उस रिपोर्ट के कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2029 अगर हम 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन को एक लॉ की तरह अपनाते हैं तो हमें एक डेट फिक्स करनी पड़ेगी, जिस पर डिपेंड होकर हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा जिनका 5 साल का टर्म उस डेट से पहले खत्म हो रहा है, उस टर्म को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि 5 साल से ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। वहीं जिन भी विधानसभा का टर्म उस डेट के बाद खत्म होगा, उन सरकार को हमें बीच टर्म में ही डिसॉल्व करना पड़ेगा ताकि हम फिर से एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करा सकें। दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन बिल को अगर हम एक लॉ की तरह अपनाएंगे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 18 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जिसमें कि आर्टिकल 83 और 172 एक मेन रोल प्ले करेंगे, जो कि लोकसभा और विधानसभा के टर्म के ऊपर बेस्ड हैं। साथ ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1955 में भी हमें कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। दोस्तों, अब कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब होना जरूरी है, बिना उनके जवाब के वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, क्या गारंटी है कि वन नेशन वन इलेक्शन सारी पावर्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में नहीं लाएगा? मतलब अभी जब अलग अलग लोकसभा, विधानसभा, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शन को कंडक्ट किया जाता है तो हर एक इलेक्शन के टाइम पर्टिकुलरली पार्टी उस पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी पर फोकस करती है। जैसे कि अगर हम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन की बात करें तो मेन फोकस उन्हीं जगह पर किया जाता है, प्लस सोसाइटी के उन लोगों को भी वैल्यू दी जाती है। लेकिन अगर सारे इलेक्शन एक साथ होंगे तो क्या उन्हें उतनी ही वैल्यू दी जाएगी? उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को नजरअंदाज तो नहीं किया जाएगा। कहीं सेंट्रल लेवल के मुद्दे वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पर स्टेट लेवल और लोकल लेवल के मुद्दों को दबा तो नहीं देंगे? कौन गारंटी दे रहा है कि अगर गवर्नमेंट फंड्स जो इलेक्शन के टाइम पे खर्च होते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के टाइम पर कम खर्च होंगे और बचेंगे तो उन फंड्स का प्रॉपर्ली पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज किया जाएगा, ना कि पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं की तिजोरी बढ़ाने के लिए। दोस्तों, करोड़ों की आबादी वाले हमारे देश में जब हाल ही में लोकसभा के इलेक्शन हुए तो उन्हें भी अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फेसेस में 2.5 महीने में कंप्लीट कराया गया था, और यहाँ बात आ रही है एक साथ सारे इलेक्शन कराने की। वाह! इस पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे लगता है दोस्तों कि हमारी कंट्री नॉलेज और डिबेट के बेसिस पर ही इंप्रूव कर सकती है। तो अगर आप भी अपने आसपास वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होते हुए सुनते हैं तो अभी जो मैंने सवाल डिस्कस करे हैं उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, मुझे पता नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन को एक लॉ की तरह कभी एक्सेप्ट किया जाएगा या नहीं। यह भारत है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। रातों रात लोगों के घर में पड़ा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा बन सकता है। दोस्तों, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि गौर करिएगा, अगर हम सोसाइटी को 3 हिस्सों में बांटें, रिच क्लास, मिडिल क्लास और पुअर क्लास, तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारी गवर्नमेंट भूल चुकी है पहली बात तो हमारी पॉपुलेशन, और मुझे लग रहा है कि हमारी गवर्नमेंट हमारे देश को आगे चलो बढ़ा रही है, जो कि उनके अकॉर्डिंग बढ़ा रही है, तो वह सिर्फ रिच और कुछ ऊपरी लेवल के मिडिल क्लास को लेकर आगे बढ़ रही है। एक मेजर सेक्शन ऑफ मिडिल क्लास और पूरी लोअर क्लास शायद इग्नोर हो रही है। बेस्ट विशेस टू आवर कंट्री। इतना जरूर याद रखिएगा कि इलेक्शन इज नॉट अ फेस वर्क रेस, इट्स अ बेस वर्क रेस। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हम कैंडिडेट्स को उनकी शक्ल देखकर वोट करें कि वो कहां नजर आए हैं, उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है, कौन ज्यादा कूल बन रहा है। हमें यह देखना चाहिए कि उस कैंडिडेट ने बेस लेवल पर कितना काम किया है और जो फंड्स उसे गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोवाइड कर रही है, पब्लिक वेलफेयर में वो सारे फंड्स यूज हो भी रहे हैं या नहीं। अगर नहीं तो सोचिएगा, और अगर आपको लगता है कि सभी करप्ट हैं तो उसे वोट करिएगा जो कम करप्ट हो। ऐसी ही और जानकारियों के लिए बने रहिए और मेरे साथ में बनिए होशियार।